हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो श्रृंखला के रूप में हम एमपीपीएससी 2024 के लिए निर्धारित नवीन सिलेबस को निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं। अब हम छठी यूनिट पढ़ रहे हैं। छठी यूनिट भी लगभग हमारी समाप्त होने वाली है। आज का टॉपिक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारी छोटी बातें तो हमें एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस दिलाएगी। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं इस टॉपिक के, लेकिन आपको इसकी गहराई को पकड़ना है। इसके अंदर जो अंतर्निहित बातें हैं जो एग्जाम के ऊपर फोकस करती हैं, फोकस करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। छठी यूनिट पढ़ रहे हैं और इस छठी यूनिट में हमने मध्य प्रदेश की इस सिलेबस को लगभग कवर कर लिया है। हम एक जिला एक उत्पाद के को कल पढ़े हैं और कल हमने अच्छे से याद भी किया है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये याद हो गया होगा। आज हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अवधारणा कैसे आई, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। पहले हमें ये समझना है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है, का जो कॉन्सेप्ट है, ये रोड मैप है या ये अवधारणा है, ये कहाँ से विकसित हुई, ये हम पहले समझते हैं। फिर इससे छुपे छुपे हुए एक दो फैक्ट समझते हैं, मतलब फैक्ट की चीज को शुरू करेंगे। उसके बाद इसके जो विभिन्न घटक हैं, इसके जो चार स्तंभ हैं, उन पर बात करेंगे। देखिए, भारत के लिए हमने जब कोविड-19 चल रहा था या कोविड-19 आ गया था, तो भारत की जो समस्याएं थी उनके समाधान हेतु हमने आत्मनिर्भर भारत नामक एक बहुत बड़ा सा मिशन भारत में लॉन्च किया। और वो भारत आत्मनिर्भर भारत मिशन 12 मई 2020 को लॉन्च किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब जब भारत की सरकार ने एक प्लान बनाया कि भारत को आत्मनिर्भर करना है, तो उस भारत के मैप में मध्य प्रदेश भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी उसका एक अंग है। तो मध्य प्रदेश को भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसी अवधारणा को एक सिद्धांत के रूप में समझ, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। एक ऐसी टैग लाइन के साथ में ये याद रखना, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट या इस सिद्धांत के आधार पर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको तारीख याद रखना है, 12 नवंबर 2020 को एक मिशन मध्य प्रदेश में लाया गया, जिसे हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो हमने पहले ये देखा, भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया या मिशन लाया, और उसके एक कंपोनेंट के रूप में मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश लाए। इन दोनों की ही तारीख आपको याद रखनी है और बड़ी आसान है। 12 बज रही थी कोविड में भारत की, इसलिए हमने 2020 में, क्योंकि कोविड 2020 में आया था तो 12 बजी पड़ी थी भारत की, तो 12 ना बजे, इसलिए हम 12 मई 2020 को क्या लाए, आत्मनिर्भर भारत। और उसी के साथ 12 नवंबर को हम क्या ले आए, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप में नीति आयोग से सहयोग लिया गया है। तो अगर सीधा एक प्रश्न आपसे बन जाए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसके सहयोग से रोड मैप तैयार किया गया है, तो आपको याद रखना है नीति आयोग के सहयोग से रोड मैप तैयार किया गया। यहाँ एक सिद्धांत का पालन किया गया है और वो सिद्धांत कौन सा है, आत्मन @MP23। याद रखना है, आत्मन MP @23। इसमें आत्मन शब्द का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से आप याद रखें, इसे हिंदी ट्रांसलेट मत करना, इसे इंग्लिश में ही याद करना है। आत्मन में ए है एस्पिरेशन के लिए, टी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एन फॉर मिशन, ए फॉर एक्शन और एन फॉर नीति के लिए। इन 5 प्रमुख सिद्धांतों को करते हुए हमने बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप। 5 चीजें हैं, याद रखना, एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन और नीति। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करना, एग्जाम में भी इंग्लिश में ही याद करना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, मूल रूप से आत्मनिर्भर जो है ये कॉन्सेप्ट क्या। देखिए, अगर मैं इस आत्मनिर्भर शब्द को फोकस करूं,
तो आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ होता है कि मैं खुद पर निर्भर हो जाऊं, मेरा देश खुद पर निर्भर हो जाए, मेरा जो बाहर की क्षेत्र से या बाहर की दुनिया पे डिपेंडेंसी है, जो उन पर निर्भरता है, उसको शून्य करना, अर्थात निर्भरता को शून्य करके खुद पर निर्भरता को बढ़ाना ही आत्मनिर्भर है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने लागू करने के लिए क्या किया, स्थानीय उत्पाद और स्थानीय बाजार की ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था को सम्मान के साथ पुनः स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय उत्पादन और स्थानीय बाजार की ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था को सम्मान के साथ पुनः स्थापित करना, और इसके तहत हमने दीर्घकालिक, लघुगामी और तत्कालिक ऐसे तीन प्रकार, एक तो दीर्घकालिक या दीर्घकालिक में भी 3 ही वर्ष है, लघुगामी और ऐसे तीन प्रकार के कदम या 3 प्रकार की योजनाएं बनाई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी प्रकार की योजनाएं, तो 3। अब यहाँ बहुत सारे लोग गड़बड़ कर सकते हैं, दीर्घकालिक, मध्यमकालिक और लघुकालिक नहीं बोलना है, दीर्घकालिक, लघुकालिक और तात्कालिक ऐसे 3 योजनाएं या 3 प्रकार की रोड मैप या योजना हमने तैयार की है। और एक नारा दिया है, आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा क्या है, नारा है लोकल को ग्लोबल बनाए और वोकल बनाए। क्या नारा है हमारा, लोकल को ग्लोबल बनाए और वोकल बनाए, ये आपका नारा है मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रोड मैप में 4 स्तंभ निर्धारित किए गए या 4 आधार स्तंभ बनाए गए हैं। देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो किसी न किसी क्षेत्र में तो काम करना होगा, तो हमने बड़े-बड़े 4 क्षेत्र निर्धारित किए कि इन 4 क्षेत्रों में हम मध्य प्रदेश को अगर आत्मनिर्भर बना दें तो पूरा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो 4 क्षेत्र या 4 आधार स्तंभ कौन से हैं? भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। इन चारों को अच्छे से रट ही लीजिए। पहला है अधोसंरचना और अर्थव्यवस्था, ये दोनों अर्ध से याद हो जाएगा। सुशासन और स्वास्थ्य, ऐसे आपको 2 स्तर, तो ऐसे याद रखना है, डबल ए डबल एस, अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और सुशासन, ऐसे 4 स्तंभ हैं। इनको आप कैसे भी याद रखें, वर्ड टू वर्ड से ऐसे ही याद करना है। और 3 वर्षीय रणनीति तय की गई है। देखो, 3 प्रकार की रणनीति तय की है, 3 वर्ष की रणनीति तय की है। अभी मैंने बताया था कि 3 प्रकार की रणनीतियां दी गई है कि दीर्घकालिक मतलब 3 वर्ष, लघुकालिक मतलब 1 वर्ष और तात्कालिक मतलब 30 दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर अंदर वाला, ऐसे कहेंगे हम तात्कालिक। तो हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम अधिकतम 3 वर्ष के अंदर अंदर, अर्थात 2020 से लेकर 2023 तक इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करके मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए, ये हमारा प्लान है। आपसे अगर ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्लान कितने वर्षों के लिए था, तो 3 वर्षों, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, यहाँ 3 वर्षीय योजना या 3 वर्षीय रोड मैप बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब तो याद रखना है कि जो इसके 4 स्तंभ हैं उनके कुछ और भी उप समूह हैं, या एक स्तंभ के अंदर 4-4, 5-5 विशेष बातें हैं। जैसे पहला, अधोसंरचना में क्या-क्या शामिल किया गया है, या अधोसंरचना में किन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, हम सड़क पर फोकस करेंगे, दूसरा ऊर्जा पर फोकस करेंगे, जल पर फोकस करेंगे, परिवहन पर फोकस करेंगे, और साथ में हम पर्यटन पर फोकस करने के अलावा नगर विकास पर फोकस करें। तो इन 6 पॉइंट्स पर, अर्थात एक अधोसंरचना के अंदर 6 पॉइंट जो हैं वो शामिल किए गए हैं कि 6 उप समूह होंगे जिनके आधार, जिनके ऊपर काम करके या जिनमें विकास करके मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश होगी। तो सड़क अधोसंरचना, यात्रा एवं पर्यटन, नगरीय विकास, जल, ऊर्जा और लॉजिस्टिक या परिवहन एवं लॉजिस्टिक, इन 6 मूल बिंदुओं पर अधोसंरचना नाम का स्तंभ टिका होगा। अगला जो स्तंभ है वो सुशासन है, और सुशासन केवल और केवल पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सार्वजनिक भागीदारी और टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से सेवाओं को सरल बनाना। क्या करना है, टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ सेवाओं को सरल बनाने पर आधारित होगा। ये मूल याद रख लेना।
आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा स्तंभ है स्वास्थ्य एवं शिक्षा। उसमें 4 पॉइंट शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? पहले स्कूल की शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा, फिर चिकित्सा शिक्षा और फिर तकनीकी शिक्षा। इन चारों को अगर हमने आत्मनिर्भर बना दिया तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। अर्थव्यवस्था के जो 3 सेक्टर होते हैं, पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवा। तो उसे हमने व्यापार वाणिज्य के नाम से शामिल किया। और साथ में प्राकृतिक संसाधन, ऐसे 4 उपसमूहों में इसे बांट करके तैयार करें। तो ये तो थी ओवरव्यू। अब हम एक एक स्तंभ के अंदर चलते हैं और उसकी बात करते हैं। ठीक है, पहला जो मूल पॉइंट है हमारा भौतिक अधोसंरचना, इस पर क्यों फोकस किया जा रहा है? 3 यूनेस्को स्थल और 2 ज्योतिर्लिंग होने के कारण पर्यटन क्षेत्र की मध्य प्रदेश में अपार संभावना। देखो, आप सबको पता है कि महाकाल लोक बनने के बाद हमारे यहाँ जो पर्यटन है वो 1796% वृद्धि उज्जैन में पर्यटकों की देखी गई। उसके अलावा जो बाकी के पर्यटन स्थल है वहां पिछले वर्ष लगभग 100% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई। तो इस कारण से भौतिक अधोसंरचना को और विकसित करके हम पर्यटन, सड़क आदि सबको विकसित करके मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान बना। प्रदेश पर्यटकों को क्या आकर्षण का केंद्र के साथ साथ फिल्म शूटिंग के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन जाए, इसलिए हम इस क्षेत्र को या इस सेगमेंट को और अधिक विकसित करना चाहते हैं। अब हमने इसके तहत किया क्या क्या है, क्या क्या करना है, उन पर फोकस करते हैं। इसमें जो छोटी छोटी निहित बातें हैं उन पर बल देते हैं। पहला है भौतिक अधोसंरचना। तो भौतिक अधोसंरचना का जो 3 वर्षीय रोड मैप है उसमें पहला पॉइंट क्या? तो पहला पॉइंट है सड़क फ्लैगशिप परियोजना या फ्लैगशिप परियोजना से सड़कों के निर्माण। पहला पॉइंट हमने फोकस किया चंबल एक्सप्रेस वे। इसे जो बाद में हमने अटल प्रगति पथ नाम दे दिया, अटल प्रगति पथ। इसके बारे में हमें याद रखना है। इस रोड मैप में कहा गया है कि हम चंबल एक्सप्रेस वे को अगले 3 वर्षों में तैयार करने की कोशिश करेंगे। पहले प्लान था कि 2027 में कंप्लीट होगा, लेकिन अब ये 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है कि यहाँ तक कंप्लीट करना है। क्या है ये है 423 किलोमीटर लंबा एक 6 लेन या 8 लेन वाला नेशनल हाईवे, जो कि मध्य प्रदेश में 306 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 47 और राजस्थान में 72 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। इसकी कल्पना कब की गई थी, इसका प्लान कब बनाया गया था? 2017 में। मध्य प्रदेश के 3 जिलों श्योपुर, भिंड और मुरैना में ये फैला हुआ है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के किन 3 जिलों से या निम्नलिखित में से किन जिलों से नहीं गुजरता है? 4 ऑप्शन में ये 3 रहेंगे, एक नहीं रहेगा। तो ऐसे पॉइंट जो आत्मनिर्भर में भारत मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के आधार बनाए गए हैं, उनकी पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार हमें वास्तविक रूप से निर्मित करने के लिए चंबल एक्सप्रेस वे को फाइंड आउट किया। फिर हमने इसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे काम किए। एक प्रावधान किया कि अगले 6 माह में 2020 में किया था कि अगले 6 माह में हम सारे टोल प्लाजा को कंप्यूटरीकृत और फास्टैग से निर्मित करेंगे। सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु एक तकनीकी आधारित आकलन पद्धति, जिसको हम कहते हैं रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा मध्य प्रदेश में। ये क्या है? देखो, मध्य प्रदेश की सरकार एक साथ बहुत सारे रोड बनाती है, उनमें सबसे पहले किस रोड को बनाना है, इसके लिए ये सिस्टम लाया जाएगा, रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखना, रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सड़कों की प्राथमिकता निर्धारण करने की पद्धति कौन सी है मध्य प्रदेश में? आपको आंसर करना है आरएमएस, मतलब रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम। रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल आपको याद होगी। यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में हम क्या करेंगे? बफर में सफर मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा देंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है। पर्यटन के क्षेत्र में पहला काम क्या किया जाएगा? मुहिम के माध्यम से या बफर में सफर मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन, अर्थात अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों के विकास या उन पर फोकस हो पर्यटन का, इस पर बल दिया जाएगा। 2 टाइगर सफारी के का विकास करेंगे, जिनमें कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ में से 2 कोई सी भी सिलेक्ट की जाएंगी। और अब हम दोनों ही कर चुके हैं, कान्हा भी कर चुके हैं, पेंच भी कर चुके हैं।
तो दीनदयाल रसोई केंद्रों को दीनदयाल रसोई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने दीनदयाल रसोई केंद्र हैं? देखो 2017 में दीनदयाल रसोई केंद्र योजना शुरू हुई, इसका 2.0 वर्जन जो है वो 2022 में आया, ये भी याद रखना। ये इसके तहत 100 नए दीनदयाल रसोई केंद्र खोले जाएंगे और 135 रात्रिकालीन आश्रम खोले जाएंगे, आश्रय स्थल खोले जाएंगे। हमने मध्य प्रदेश में पर्यटन में और क्या कर, मध्य प्रदेश की सरकार ने उद्देश्य रखा है, लक्ष्य निर्धारित किया है कि एक तो रामायण सर्किट बनाएंगे। मैं अपने एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में आपको वो 7 जिले याद करा चुका हूँ जो रामायण सर्किट में शामिल है। रामायण सर्किट कौन सा? देखो राम भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, मंदिर बन चुका है, वो वहां से श्रीलंका गए थे सीता जी को छुड़ाने के लिए। तो जिन मध्य प्रदेश के 7 जिलों से होकर के वो गुजरे, वो उनके नाम भी याद करना और उनको आपस में जोड़ते हुए वहां जो 29 पर्यटन केंद्र बनाए, 29 स्थानों को चिन्हित किया गया है, स्थलों को चिन्हित किया गया है, उनको आपस में जोड़ करके एक रामायण सर्किट बनाया जाएगा। तीर्थंकर सर्किट क्या है? तो जो जैन धर्म के तीर्थंकर है वो मध्य प्रदेश में जिन जिन स्थानों पर आए उन सब स्थानों को जोड़ने के लिए तीर्थंकर सर्किट होगा। ऐसे ही ओंकारेश्वर सर्किट, नर्मदा सर्किट, रूरल सर्किट और ट्राइबल सर्किट, ऐसे 5 प्रकार के सर्किटों और इसके साथ ट्राइबल मतलब 5 तो नॉर्मल और एक साथ में ट्राइबल सर्किट को जोड़ करके 6 प्रकार के सर्किटों का विकास मध्य प्रदेश में किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। ये पूरा पॉइंट याद होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, नगरीय विकास और आवास के लिए हम क्या करेंगे? हम समावेशी शहरी विकास के लिए दीनदयाल रसोई योजना में 100 केंद्र बनाएंगे, ये हमने अभी बना लिया। फिर रात्रिकालीन विश्रामों की स्थापना करेंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना का सभी क्षेत्रों में विस्तार करेंगे। यहाँ से एक एक पॉइंट काम का है, कैसे? 1.5 लाख गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ेंगे। एग्जाम वाला आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितने परिवारों को स्व सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया? आंसर होगा 1.5 लाख परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। 5 लाख पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे। आपको पता है 2020 में एक योजना आई थी, 2021 में एक योजना आई थी पथ विक्रेता योजना, तो उसके तहत हमने 10,000, 20,000 और फिर बाद में 50,000 उस राशि को बढ़ा दिया। वैसी एक योजना से पथ विक्रेताओं को ऋण देंगे। तो कितने का लक्ष्य रखा? 5 लाख लोगों को ऋण देने का लक्ष्य रखा, जो हमने पूरा भी कर लिया। पर्यावरण सहयोगी और सहवर्णी विकास सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करेंगे? 49 शहरों में सीधे सिस्टम को कार्यशील किया जाएगा। 378 शहरों के लिए ODF प्लस स्टेटस और इंदौर के लिए वाटर प्लस स्टेटस बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितने शहरों को ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर होगा 378 शहरों को आत्मनिर्भर ODF प्लस बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस शहर को वाटर प्लस निर्धारित करने या बनाने का लक्ष्य रखा गया है इंदौर को। याद रखना सभी शहरों में 100% ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयां स्थापित करने की का लक्ष्य रखा है और 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में 5% तक वायु सुधार और चार्जिंग स्टेशन या 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये इनमें से जो छुपी हुई बातें हैं वो हमें याद रखनी है, एक एक छुपी हुई बात काम की है। और आगे बढ़ते हैं, नगरीय सुशासन और कानूनी व्यवस्था में 3 चीजों पर फोकस करेंगे। एक तो कानूनों में सुधार, तो हमने आईपीसी, सीआरपीसी और ऐसी सब चीजों में सुधार राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया। मध्य प्रदेश के जो कानून है उनमें राज्य स्तर पर सुधार कर रहे हैं। राजकोषीय सुधार, इसके तहत हम मध्य प्रदेश में IFMS ले आए हैं। और अब जो जितना भी हमारा लेन देन होता है सरकारी लेन देन, उसके लिए हम IFMS इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जो आरबीआई के ई कुबेर सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ा हुआ है। या आरबीआई के ई कुबेर जो कि पूरे देश का राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर है, उसके साथ मध्य प्रदेश के IFMS को जोड़ करके हमने सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ऑनलाइन करने के और पारदर्शी बनाने का काम कर दिया। अगला प्रशासनिक सुधार, तो इसके तहत अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शहरी सेवा प्रदाता और गुणवत्ता में सुधार। देखो ई गवर्नेंस के लिए
सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करना और 269 शहर जिन्हें संपत्ति सर्वेक्षण को पूरा करना। यानी कुल मिला के एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सारी सेवाएं जो है एक ही पोर्टल से देंगे। उसका नाम मैं अभी आपको अभी बता रहा हूँ, जलापूर्ति। स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाएगा हर एक शहरों में। परिवहन और नगरीय विकास में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। तो 2 शहरों में, इंदौर और भोपाल में, मेट्रो सेवा शुरू की जा चुकी है, जिनका आंशिक रूप से जो ट्रायल है वो हो चुका है। शहरों में रोशनी की व्यवस्था के लिए ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। एस्को मॉडल का संबंध है, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एस्को मॉडल का संबंध है वो है शहरों में रोशनी के लिए। शहरों में जो रोड होते हैं, सड़क होते हैं, उनमें लाइट की व्यवस्था करने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा मॉडल अपनाया गया? एस्को मॉडल के माध्यम से 100 शहरों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। तो पूरा ही आप पूरी बातें याद रखना। मध्य प्रदेश में लाइट लगाने के लिए या शहरी लाइट लगाने के लिए या रोड पर लाइट लगाने के लिए कौन सी व्यवस्था या सिद्धांत अपनाया गया? एस्को मॉडल अपनाया। कितने शहरों का चयन किया गया? 100 शहरों का चयन किया गया। आगे बढ़ते हैं। नगर नियोजन के माध्यम से शहर की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास करेंगे। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जीआईएस आधारित विकास योजनाओं को लागू किया जाएगा। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको जीआईएस से जोड़ करके उनका विकास या उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और टीडीआर ट्रांसपोर्ट फॉर डेवलपमेंट राइट सभी 5 शहरों में क्रियान्वित किया जाएगा। ये क्या है? देखो, हमारे यहाँ जो स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं 7, उसमें से 5 शहरों में हम टीओडी मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट फॉर डेवलपमेंट राइट्स ये सिस्टम या ये व्यवस्था को लागू कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं। जल में हम क्या नया करेंगे? ये सब अधोसंरचना के हिस्से के रूप में हम पढ़ रहे हैं। मार्च 2023 तक 2023 तक ग्रामीण परिवारों में पाइप वाटर सप्लाई की उपलब्धता को राष्ट्रीय औसत से ज्यादा करना है। क्या पॉइंट है? जल की जो उपलब्धता है या जल की जो व्यवस्था है उसको 2023 तक राष्ट्रीय औसत। देखो, राष्ट्रीय औसत किस चीज का? हमारे देश में नल से जल अर्थात पाइप के माध्यम से किसी के घर में पानी जाता है, उसका राष्ट्रीय औसत है 26%। अर्थात पूरे भारत में 26% घर ऐसे हैं जहां पर अभी नल से जल जा रहा है। और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय औसत केवल 17% है। मध्य प्रदेश का प्रादेशिक औसत 17% है। तो यह प्रावधान किया गया है कि 2023 तक हम राष्ट्रीय औसत से अधिक आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखो, यहाँ से प्रश्न सीधा आएगा और एग्जाम में किसी से नहीं बनेगा अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार या 2021-22-23 के आंकड़ों के आधार पर कितने प्रतिशत घरों में पाइप के माध्यम से या नल के माध्यम से जल की व्यवस्था है? 17% घरों। भारत में कितनी है? 26% में। सिंचाई के लिए हम क्या करेंगे? 1 वर्ष में 400 करोड़ रुपए की लागत की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाएंगे। अब सीधा प्रश्न क्या बनेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का संबंध है सिंचाई परियोजनाओं से। किससे संबंधित है ग्रीन कॉरिडोर या ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का संबंध है सिंचाई परियोजनाओं से। मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन करेंगे। हमारे यहाँ जो पुरानी परिसंपत्तियां हैं, एनपीए असेट्स हैं, उनके लिए हम लोक परिसंपत्ति विभाग का गठन करेंगे। ये भी किया जा चुका है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सुशासन। देखो, सुशासन में हमें बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो कि सुशासन क्या है। उसके लिए कौन सी 2 योजनाएं महत्वपूर्ण चलाई गई है। यह युग टेक्नोलॉजी का युग है, या इसमें क्या बताया गया है, क्यों ऐसा इसको भी एक लक्ष्य बनाया गया? यह युग टेक्नोलॉजी का युग है। फलस्वरूप आज हम गुड गवर्नेंस से आगे बढ़कर, गुड गवर्नेंस क्या होता है? सरकार लोगों के लिए काम करे, वो गुड गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस से आगे बढ़कर ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस से आगे बढ़कर एम गवर्नेंस। तो ये एम गवर्नेंस नया टर्म आ गया। एम गवर्नेंस क्या होता है? मोबाइल के माध्यम से गवर्नेंस, मतलब मोबाइल से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, ऐसी गवर्नेंस जो है उसको फोकस किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सुशासन की रणनीति को अपनाया गया है। 4 मॉडल बोल दिए।
पहला मॉडल बोला सुशासन का, पहला गुड गवर्नेंस मॉडल, दूसरा है ई शासन मॉडल और तीसरा है एम शासन मॉडल। तो वर्तमान में हम कौन से मॉडल पर हैं? एम शासन मॉडल पर आ गए। तो ये अब मोबाइल पर सारी सुविधाएं दी जा सकती है शासन द्वारा आमजन की सुविधाओं को दृष्टि रखते हुए 7 दिवस में जो मिलने वाली सेवाएं हैं उनको उनके लिए एक मॉडल अपना लिया गया है कि अगर 7 दिन में वो अप्रूवल नहीं मिलता है तो उसे डीम्ड सर्विस दे करके या फिर डीम्ड अप्रूवल उसे प्रदान कर दिया जाए। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने सरकार के पास आवेदन किया और 7 दिन में उसका जवाब ना हो या उसकी समस्या का समाधान ना हो तो उसे ऑटो अप्रूवल मिल जाए 7 दिन में। ये एम गवर्नेंस के तहत किया गया है। एक मिशन लॉन्च किया गया है, याद रखना उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मिशन मिशन जनगण। क्या नाम है? जनगण मन नहीं है, मिशन जनगण। ये क्या है? सरलता से आम जनों को नागरिक सेवाएं व पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ समय सीमाओं में सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो मिशन बनाया गया, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मिशन जनगण, याद रखना। आगे परिचय पोर्टल, ये क्या है? ये तो पहले से चला आ रहा था, उसको फिर भी इसमें जगह दी गई कि हम जो सरकार योजनाएं चलाती हैं वो अलग अलग पोर्टल पे चलती हैं। अब लोगों को ढूंढना पड़ता है। आधार में समग्र आईडी के लिए एक अलग पोर्टल है, आधार के लिए एक अलग पोर्टल है, फिर लाडली बहना के लिए एक अलग पोर्टल है। तो ऐसे अलग अलग पोर्टल ना हो, एक ही पोर्टल पर सारी चीजें उपलब्ध हो जाए, उसके लिए हमने परिचय पोर्टल बनाया। ये शुरू में 2012 में लाया गया था लेकिन फिर वो फ्लॉप हो गया। अच्छा, उसी को और अच्छे ढंग से 2023-24 में इसे फिर से लागू करने का प्रावधान हुआ। एक ही पोर्टल के माध्यम से सभी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान इसमें किया गया। और आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या किया उस पर फोकस। देखिए, हो सकता है कि यहाँ से छोटी छोटी बातें पूछी जाए, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत अधिक हैं। आपको याद रखना है स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे लिए और रोजगार, ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर में। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या किया? स्वास्थ्य और शिक्षा समाज की मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान में यहाँ आवश्यक है कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का आधार जो है उपचार आधारित या क्यूरेटिव केयर ना होकर रोकथाम आधारित प्रिवेंटिव केयर के रूप में बदला जाए। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की उपचार के व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन से मॉडल को अपनाया गया है? आंसर होगा प्रिवेंटिव मॉडल। क्या आंसर होगा? प्रिवेंटिव मॉडल। ये क्या है? प्रिवेंटिव मॉडल का अर्थ होता है रोकथाम वाला मॉडल। देखो, उपचार के 2 तरीके होते हैं, एक निरोधात्मक उपचार और एक उपचारात्मक उपचार। किसी बीमारी को होने से पहले ही जो रोक दे वो होता है प्रिवेंटिव उपचार। हमने पहले जो हमारे मध्य प्रदेश में लागू था वो था क्यूरेटिव उपचार, अर्थात बीमारी हो जाए तो उसके बाद उसका इलाज सरकार करवाती थी। अब हमने मॉडल ला दिया प्रिवेंटिव उपचार। ये क्या है? बीमारी हो उससे पहले ही लोगों को अलर्ट कर दो, उसके लिए जो टीकाकरण की व्यवस्था है उसको जागरूक करो, सुदृढ़ करो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये पहला पॉइंट याद रखना। पहले हमारे यहाँ उपचारात्मक मॉडल था अर्थात क्यूरेटिव केयर थी, अब हमने प्रिवेंटिव केयर मॉडल को अपना दिया। कोविड ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बदलाव किए हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को शिक्षा नीति में अपनाया गया। अब क्वेश्चन बनेगा, हमारी शिक्षा नीति में किस सिद्धांत को या किस मॉडल को अपनाया गया है? देखो, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अर्थात MODC, मैसिव ओपन लर्निंग या मैसिव ओपन डिस्टेंस कोर्सेज जैसी अवधारणाओं को स्वीकार किया गया है। तो ये आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है और इसके बारे में भी याद रखना है कि वर्तमान शिक्षा नीति में कौन से कॉन्सेप्ट या मॉडल को अपनाया। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को के लिए रोडमैप में 4 समूह में बांटा गया। चार आधार होंगे स्वास्थ्य और शिक्षा के। कौन कौन से होंगे? पहला होगा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, दूसरा होगा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा। 4 क्षेत्रों में हम काम करेंगे स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए। चारों याद रख लो। देखो, छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूली शिक्षा, फिर कॉलेज जाता है तो कॉलेज की शिक्षा, कॉलेज में वो इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियरिंग की शिक्षा, या MBBS करता है तो चिकित्सा की शिक्षा।
तो ये 4 पॉइंट याद रखना, स्कूल का बच्चा, कॉलेज का बच्चा, कॉलेज में इंजीनियरिंग का बच्चा और एमबीबीएस का बच्चा, ये चार चीजों पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में क्या, चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी की पूर्ति हेतु नवीन मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना और आधुनिक निदान एवं तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था पर बल दिया जाएगा। साथ ही लाभार्थी केंद्रित रणनीति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया जाएगा। समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो आसान शब्द कहा ये गया कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए जो डॉक्टरों की और अस्पतालों की कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए लाभार्थी केंद्रित रणनीति को अपनाया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि मध्य प्रदेश में अस्पतालों के अवसंरचना निर्माण हेतु कौन सी नीति को अपनाया गया है, लाभार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम इन संस्थाओं की स्थापना करेंगे और हमारे जो डॉक्टर हैं उनकी कमी को पूरा करेंगे। कैसे, हमने एक नया ऑप्शन ढूंढ लिया है, कौन सा, टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन में क्या होता है, देखो एक डॉक्टर अगर घर जाकर इलाज करे तो 10 लोगों को देख पाता है, अगर वो ऑनलाइन इलाज करे तो दिन भर में 100 को देख लेता है। तो इसलिए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने का प्रावधान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किया। आगे बढ़ते हैं, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में हमने क्या किया, दुनिया के बदलते हुए परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए 4 आधार स्तंभ बनाए गए। शिक्षा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है मशीन लर्निंग, तीसरा है वर्चुअल रियलिटी और चौथा है बिग डाटा जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए एक मॉडल लाया गया है जिसका नाम है मिश्रित अधिगम आदर्श। ये याद रखना, अगर एग्जाम में आ गया ना तो समझ भी नहीं आएगा कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए किस मॉडल को अपनाया गया है, हमने मिश्रित अधिगम प्रादर्श मॉडल, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल या ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल, मिश्रित अधिगम प्रादर्श मॉडल। ये याद रखना, पूरा नाम रटना है। हमने 4 चीजों को बढ़ावा देना है, कौन कौन सी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी और बिग डेटा। इन 4 को बढ़ावा देने के लिए हमने मिश्रित अधिगम प्रादर्श मॉडल या ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल को अपनाया। और आगे बढ़ते हैं, उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, शिक्षा की बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और उच्च शिक्षा केंद्रों को की पहुंच को बढ़ाने के लिए दुरुस्त शिक्षा केंद्रों की स्थापना करें। और एक जो सबसे बेस्ट काम हम करेंगे, मध्य प्रदेश नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना। क्वेश्चन क्या बनेगा, मध्य प्रदेश नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना किस शिक्षा के लिए की गई है, पहली बात उच्च शिक्षा की, किस रोड मैप के तहत की गई है, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के तहत मध्य प्रदेश में कॉलेज कॉर्पोरेशन या मध्य प्रदेश नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना। स्कूल शिक्षा में क्या करेंगे, हम 3 काम करेंगे, मिशन अंकुर लाएंगे, ला दिया हमने 2022 में। एक स्टीम मॉडल अपनाएंगे, स्टीम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये 4 याद रखना, स्टीम में क्या क्या शामिल है, चारों ही काम के हैं। एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आधारित शिक्षा को अपनाएंगे। और ये नया पॉइंट है, गिफ्टेड चिल्ड्रंस हेतु प्रखर योजना। ये क्या है, देखो जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एक योजना बनाने का प्रावधान किया, प्रखर योजना, जो 2020 में आ गई है, इसको भी शामिल किया। ये पॉइंट सारे के सारे काम के हैं। अब मैं आपको एक एक लाइन के बहुत सारे फैक्ट्स बताता हूँ इस रोड मैप में। आगे चलते हैं, तो 3 वर्षीय रोड मैप है, उसके ऊपर प्रश्न बड़े भयंकर से बन सकते हैं, एक भी हमें बात नहीं छोड़नी। पहला पॉइंट, 2024 तक यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त कर। क्वेश्चन क्या बनेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्राप्त करने का लक्ष्य कब का निर्धारित किया है, आंसर है 2024 के। राज्यों के स्वास्थ्य बजट को जो कि 4.8% है को बढ़ाकर 8% करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्रों और 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर
केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बदलने का प्रावधान रखा। और ध्यान से इस पॉइंट को सुनो। देखो हमने क्या कहा अभी तक, हमने कहा कि सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल को अपनाएंगे या उस व्यवस्था को लागू कर देंगे 2024 तक। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो राज्यों का स्वास्थ्य पर खर्चा है, बजट है, उसको जो कि अभी 4.8% है उसको बढ़ा करके 8% कर देंगे। और ये 2017 की स्वास्थ्य नीति में भी प्रावधान था। 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्रों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और पीएचसी मतलब प्राथमिक हेल्थ सेंटर, 1200 प्राथमिक हेल्थ सेंटर और 10,000 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हम किस में बदल देंगे? तो आयुष्मान के तहत बनाए जा रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए याद रखना HWC मतलब होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इनके रूप में उनको बदल देंगे। 1200 जो पीएचसी बनाए जाएंगे, इसके तहत 282 आवश्यक दवाओं और 63 केमिकल परीक्षण या पैथोलॉजी परीक्षण को अनिवार्य किया जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचसी के लिए कितनी दवाओं की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित की गई है? क्वेश्चन बना। पीएचसी अर्थात प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कितनी दवाइयों की अनिवार्य उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना है? 282 दवाइयां निर्धारित की गई है कि ये उस सेंटर पर निःशुल्क सबको उपलब्ध होनी चाहिए। और 63 प्रकार की जो जांचें हैं, परीक्षण है, टेस्ट है, उनके केमिकल परीक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ में जो एचसीएच उप स्वास्थ्य केंद्र, ये छोटे होते हैं तो यहाँ कम दवाइयां और कम टेस्ट होंगे, तो वहां 149 आवश्यक दवाओं और 14 क्लिनिकल परीक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये पूरा पॉइंट याद रखना। 362 हेल्थ एंड वेलनेस आयुष केंद्र। देखो ये अलग कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है। तो हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र है तो आयुष्मान भारत के तहत बनेंगे। आयुष्मान भारत के तहत जो बनेंगे वो एलोपैथी पर आधारित होंगे। लेकिन एक आयुष मिशन भी हमारे यहाँ चल रहा है। आयुष मिशन से जो केंद्र बनाए जाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उनमें आयुर्वेद से उपचार होगा। तो मध्य प्रदेश में कुल ऐसे कितने बनेंगे? 362 बनाने का लक्ष्य। भोपाल और इंदौर में आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या अस्पताल खोलने के प्रावधान या स्थापना का प्रावधान रखा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे? किन शहरों में आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने का प्रावधान किया है? इंदौर और भोपाल में। आगे बढ़ते हैं। इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो चैप्टर है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए हमने लक्ष्य रखा कि हम मातृ मृत्यु दर को 173 जो कि 2020-21-23 तक है, उसे 100 तक कर देंगे। अगला हमने शिशु मृत्यु दर को 48 से 35 करने का प्रावधान किया। न्यू एनएमआर मतलब न्यूनेटाल मोर्टालिटी रेट है ना, नवजात मृत्यु दर, इसको हम 33 से 25 कर देंगे। टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, इसे हम 2.1 कर देंगे। तो ये लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। ये अब हम करने वाले हैं, लगभग उसके आसपास पहुंच चुके हैं। तो हमें दो बातें, ये सीधे प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को 173 से घटाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 100 करने का लक्ष्य। शिशु मृत्यु दर को 33 करने का लक्ष्य। नवजात मृत्यु दर को 25 करने का लक्ष्य। नवजात मृत्यु दर, न्यूनेटाल मोर्टालिटी रेट, और टीएफआर अर्थात कुल प्रजनन दर को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2.1। ये याद रखना। 10 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में गणित एवं विज्ञान क्लब का निर्माण किया जाएगा। क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? एग्जामिनर पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन गणित एवं विज्ञान क्लब निर्माण के लिए किया गया है? तो आंसर होगा 10। आईआईटी की नाम आईटीआई क्या माने? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईटीआई नामांकन दर को 64% से 85% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा?
IITI में नामांकन दर वर्तमान में कितनी है? आंसर है 64%। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर 85%। हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट दर है वो कितनी है मध्य प्रदेश की? वर्तमान में 20 है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में लक्ष्य रखा गया है कि उसे हम 30 तक बढ़ा देंगे। ये हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में छात्राओं का अनुपात 35% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्या है? देखो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में और टेक्नोलॉजी के जो कॉलेजेस हैं, बीएससी आईटी वाले जो सेगमेंट है उनमें लड़कियां कम परसेंट, लड़कियों की साक्षरता दर कम है, तो उसे हमने 35% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और आगे बढ़ते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ किया जाएगा और ये हो चुका है, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। 12 या 13 तारीख को, 12 या 13 फरवरी के दिन किया गया है, ये याद रखना। आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत कार्यरत स्कूलों का स्कूल शिक्षा विभाग में विलय किया जाएगा। तो देखो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो दो विभागों को मिलाने की बात कर, क्या कह रहा है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए 3 संस्थाएं जिम्मेदार हैं। पहला है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दूसरा है चिकित्सा शिक्षा और तीसरा है आयुष। तो आयुष को तो हम सेपरेट रखेंगे, लेकिन इन दोनों को मिला करके एक बना दिया जाएगा और बना भी दिया गया है। अगला है आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत कार्यरत स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग के साथ विलय कर दिया। देखो मध्य प्रदेश में 2 प्रकार के स्कूल, एक तो वो जो स्कूल शिक्षा विभाग चलाता है, कुछ स्कूल ऐसे थे जो आदिम जाति कल्याण विभाग चलाता था, उनका अब विलय कर दिया गया किसमें? स्कूल शिक्षा विभाग में। शैक्षणिक संस्थानों और अभिगमों के संधारण हेतु एक उच्च शिक्षा डिजिटल रिपोजिटरी HEDR, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट रिपोजिटरी की स्थापना की जाएगी। तो ये भी हम कर चुके हैं। सभी मात्र एवं अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जो शिक्षा के क्षेत्र में आंकड़ों के संधारण हेतु, आंकड़ों को संभाल कर रखने हेतु कौन सी संस्था स्थापित की गई है? उच्च शैक्षणिक डिजिटल रिपोजिटरी की स्थापना की गई, शॉर्टकट में HEDR की स्थापना। ध्यान रखना, सभी मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के लिए एक ही पोर्टल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा HRIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल, इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल, जिसमें बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की सारी योजनाएं, सारे डेटा को अपलोड किया जाएगा। याद रखना, महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड सारे डेटा को अपलोड करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? HMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल में डाटा को संधारित किया जाए। अगला पॉइंट है नवाचार, सुधार और प्रौद्योगिकी विकास के लिए मध्य प्रदेश नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। तो वो आगे मैं बता ही चुका हूँ। IITI में जो नामांकन दर है उसको बढ़ाने के लिए हम एक अभियान चलाएंगे जिसका नाम होगा ITI चले हम। देखो स्कूल चले हम तो सुना है सब लोगों ने, एक बार अभियान हमने चलाया ITI चले हम। ये वहां लोगों तक पहुंच को बढ़ाने या लोगों को अवेयर करने के लिए किया। चिन्हित किए गए 150 कॉलेजों में क्वालिटी लर्निंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मध्य प्रदेश के कितने कॉलेजों में क्वालिटी लर्निंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे? 150 कॉलेजेस में क्वालिटी लर्निंग सेंटर की स्थापना करनी। और आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था और रोजगार में हम देखो हम धीरे धीरे एक एक स्तंभ पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में मैं अभी तक आपको क्या क्या बता चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फिर हमने देखा कि इसके बारे में जो काम की बातें हैं, फैक्चुअल बातें हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। फिर हमने उसके 4 स्तंभों को याद किया, फिर उसमें पहले स्तंभ की अधोसंरचना में कौन कौन सी काम की बातें थी उन पर फोकस किया। फिर हमने दूसरा सुशासन और तीसरा स्वास्थ्य और शिक्षा एक एक स्तंभ पर फोकस किया। चौथा स्तंभ है हमारा अर्थव्यवस्था और रोजगार। इसमें हमने क्या याद करना है? मध्य प्रदेश सतत विकास पर के बल पर बीमारू राज्य की से बाहर निकलकर सुचारू राज्य बन गया और चोटी के राज्यों में शामिल होने के लिए प्रयास। इसलिए
राज्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, इसमें मध्य प्रदेश को चौथा स्थान मिल चुका है। हम विकसित होने वाले राज्यों में चौथे नंबर पर आते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम फर्स्ट स्थान पे आ जाएं। तो उसके लिए अब क्या क्या लक्ष्य बनाए गए उनकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अर्थव्यवस्था और रोजगार में हम 4 उप समूहों में बांटकर उनका विकास, और वो कौन कौन से होंगे। पहला होगा कृषि और संबद्ध क्षेत्र, दूसरा होगा उद्योग, तीसरा होगा सेवा, सेवा को हमने यहाँ लिखा है व्यापार एवं वाणिज्य, और तीसरा है हमारा प्राकृतिक संसाधन। इन 4 क्षेत्रों का हम विकास करेंगे ताकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास हो, रोजगार का विकास हो। अब 5 मंत्र निर्धारित किए गए हैं विशेषज्ञों द्वारा इसके विकास हेतु। कौन कौन से। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए कमाई, ये दूसरा मंत्र होगा। पहला मंत्र है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, दूसरा मंत्र है सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए कमाई, तीसरा है एक जिला एक पहचान, चौथा है स्थानीय के लिए मुखर, और पांचवा है कृषि में रोजगार से कृषि के इर्द गिर्द रोजगार। ये 5 प्रमुख मंत्र बनाए गए हैं, या 5 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए, रास्ते बनाए। अब जो 3 वर्षीय रोड मैप है उसमें हमने क्या क्या कर लिया है वो बातों पर। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 89 आदिवासी विकास खंडों में 50% उत्पादकता में वृद्धि करना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में 89 विकास खंडों में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने के प्रावधान किए गए हैं। 50% उत्पादकता वृद्धि का प्रावधान। प्रमाणित बीजों को होलोग्राम लेने का अनिवार्य किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा होलोग्राम किन बीजों के लिए दिया जाता है। तो प्रमाणित बीजों के लिए होलोग्राम मध्य प्रदेश में दिया जाता है। अब हमने कुछ नई किस्मों की भी बात यहाँ की है, वो भी याद रखें। देखो, हमने उन्नत बीजों पर बल देने का प्रावधान किया है, जैसे सोयाबीन के लिए GS 2029 और GS 2069, इस किस्म पर बल दिया जाएगा। चने के लिए GS2 जी JS2 और JG14, ये दोनों किसकी किस्म है। ये चने की किस्म। देखो, एग्जामिनर का भरोसा नहीं, वो कुछ भी प्रश्न पूछ। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में 5-6 किस्मों को अपनाने पर फोकस किया है। जैसे धान के लिए JRH 458119, इस किस्म को अपनाने का प्रावधान किया है। सरसों के लिए RBS 2004 अपनाने का प्रावधान है, और गेहूं के लिए JW 1255 और JW1, इन दोनों को अपनाने का प्रावधान है। तो आपको ये किस्में याद रखनी है कि JW1 किस फसल की किस्म है, ये गेहूं की किस्म है। धान की JRH, ये याद रखना, JRH किसकी किस्म है, धान की। इसे याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो कर चुके हैं हम लगभग जिला स्तर पर। प्राथमिक कृषि ऋण समिति को सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, और कृषि ऋण विपणन और अन्य सुविधाएं यहाँ से उपलब्ध कराई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कृषि के विकास हेतु सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना किसके स्थान पर की जाएगी। प्राथमिक कृषि ऋण समिति PACS के स्थान पर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश हरित क्रांति कंपनी की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा, मध्य प्रदेश हरित क्रांति कंपनी का संबंध है। अब सब लोग सोचेंगे कि ये फसल उत्पादन से संबंधित होगी, नहीं, इसका संबंध है सिंचाई परियोजना, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से। और आगे बढ़ते हैं। राज्य में विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में 1000 किसानों को पान की खेती के लिए पान की खेती से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, किस क्षेत्र के किसानों को पान की खेती से जोड़ा जा रहा है। होगा बुंदेलखंड क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1000 जलवायु अनुकूलित ग्रामों की स्थापना की जाएगी। कितने ग्रामों की स्थापना का प्रावधान है, जलवायु अनुकूलित 1000 जलवायु अनुकूलित ग्रामों की स्थापना। नरवई जलाने अर्थात पराली जलाने वाले क्षेत्रों पर अंकुश लगाने के लिए नवीन कृषि उपकरण सीडर और बेलर, ये दो उपकरण हैं। देखो,
उपकरण क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट या वो संसाधन जिसकी मदद से हम किसी काम को करते हैं, वो उपकरण कहलाएगा। तो हमने दो उपकरण है, सीडर और बेलर के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया। तो एग्जामिनर को सीधा पूछना होगा तो क्या क्वेश्चन पूछ लेगा? हैप्पी सीडर है। अब आंसर होगा नरवाई जलाने वाले क्षेत्र पर अंकुश लगाने वाला एक कृषि उपकरण, या सीधा आंसर हो सकता है कृषि उपकरण। और राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन संस्था की स्थापना की जाएगी। ये याद रखना, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन संस्था की स्थापना कहाँ की जा रही है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ाते हैं। मृदा हेतु एक क्रियाशील पेटोसेनेटरी लैब और कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित। देखो, हमारे यहाँ मृदा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ावा देने के लिए हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लाई, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इसलिए अब हम मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक संस्था की स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा पेट्रो सैनिटरी लैब। क्या नाम होगा? पेट्रो सैनिटरी लैब। ये कहाँ स्थापित की जाएगी? ये होगी जबलपुर में। जबलपुर के एक विश्वविद्यालय है, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। यंत्र दूत योजना लाई जाएगी जिससे 1000 ग्रामों को मशीनीकृत कृषि प्रणाली से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यंत्र दूत योजना का संबंध है मशीनीकरण से। अगला है हर घर योजना। इसके अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई की जाएगी। तो जो हमारा बंजर पड़ी हुई भूमि है उसको अगर गहरी जुताई की जाए तो वो भी कृषि योग्य भूमि बन जाएगी। तो उसको बनाने के लिए लाएंगे हम हलधर योजना। अगला रेज्ड बेड प्लॉटर एंड रिच फ्लो प्लॉटर जैसे यंत्रों का उपयोग करके खेती भूमि में रेज्ड बेड पद्धति का विस्तार किया जाएगा। देखो, हमारे यहाँ जो खेती की पद्धति है उसमें एक नवीन कॉन्सेप्ट अपनाया जाना है और वो है रेज्ड बेड पद्धति। तो क्वेश्चन क्या आएगा? रेज्ड बेड पद्धति का संबंध है कृषि से। अगला, प्रमाणीकृत जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ा करके 4 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। क्या पूछेगा एग्जामिनर? मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 4 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा। आगे बढ़ते हैं। मंडला जिले में राष्ट्रीय स्तर पर जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो क्या पूछेगा एग्जामिनर? जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? मंडला जिले में। चरपती गेहूं, लाल ग्राम, पिपरिया तुवर, काली मूंछ वाले चावल, जीरा शक्कर चावल और चिन्नो चावल जैसे चावलों के लिए हम जीआई टैग की का प्रावधान करेंगे। उसके लिए अप्लाई किया जा चुका है। अगला है गामा रे प्रकाशन संयंत्र। ये क्या है? देखो, हमारे जो कृषि उत्पाद होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर हम विदेश में इनको निर्यात करना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? अगर हम विदेश में निर्यात करना बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें गामा रे प्रकाशन संयंत्र स्थापित करने पड़ेंगे जो खराब होने वाली चीजों को लंबे समय तक उनकी एज को बढ़ा सके, उद्यानिकी उत्पादों की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सके। ऐसे केंद्र होंगे गामा रे प्रकाशन संयंत्र। तो सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा? गामा रे प्रकाशन संयंत्र का संबंध है उत्पादों की लाइफ बढ़ाने वाले केंद्र के रूप में। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा? कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। प्लग एंड प्ले मॉडल बनने के लिए 3 औद्योगिक केंद्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। कितने औद्योगिक केंद्रों में प्लग एंड प्ले मॉडल को अपनाया गया है? 3 औद्योगिक केंद्रों में प्लग एंड प्ले मॉडल को अपनाया। मुहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय फार्मा उद्योग अधोसंरचना विकसित की जा रही है। क्वेश्चन क्या बनेगा? मध्य प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय फार्मा उद्योग की स्थापना की जा रही है? बाबई औद्योगिक क्षेत्र में। आंसर हो गया अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट। ये क्या है? अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के 4 रोडों को, 4 क्षेत्रों को जोड़ा गया है। भोपाल इंदौर सड़क मार्ग, भोपाल बीना मार्ग, जबलपुर सिंगरौली मार्ग और मुरैना बीना मार्ग। इन 4 निवेश कॉरिडोरों में लागू किया जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट का संबंध किससे? निवेश से।
इससे है निवेश मॉडल है ये अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रों को नामित किया है? 4 क्षेत्रों। और वो 4 क्षेत्र कौन से? इंदौर भोपाल या भोपाल इंदौर, भोपाल बीना, सिंगरौली और जबलपुर और मुरैना बीना, ये 4 निवेश क्षेत्र निर्धारित किए गए। बढ़ते हैं। मार्स मिशन को वन विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बांस को अब, जो कि पहले पेड़ की कैटेगरी में आता था, उसको पेड़ की कैटेगरी से हटा करके हमने घास की कैटेगरी में डाल दिया। देखो हमारे यहाँ जो पर्यावरण अधिनियम है उसमें एक सूची बनी हुई है कि किसे पेड़ कहा जाए, वहां लिस्ट में पेड़ों के नाम लिखे हैं। तो पहले बांस का नाम लिखा हुआ था पेड़ों की सूची में, उसे वहां से हटा करके हमने घास में कर दिया है, अर्थात अब इसे कोई भी कहीं पे भी काट सकता है। तो बांस मिशन जब पेड़ होता था तो वो वन विभाग की देखरेख में था, अब उसे कृषि विभाग की देखरेख में स्थानांतरित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की गठन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे उत्पादों पे निर्यात को बढ़ावा देना है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से मृगनयनी, कबीरा, विंध्यन वैली और प्रकृति ऐसे उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री का प्रयास किया जा रहा है। देखो मृगनयनी तो आपने सुना होगा, मृगनयनी एम्पोरियम होते हैं ना, जो हाथ से बने हुए उत्पादों को बेचने का काम करते हैं, जो हाथ से बने हुए हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं ना, उनकी बिक्री के लिए मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम होते हैं। कबीरा क्या करते हैं? जो खादी उद्योग होते हैं ना, खादी के जो पदार्थ होते हैं, खादी से बने हुए, खादी एवं ग्राम उद्योग जो है उसके जो उत्पाद होते हैं उनको बेचने के लिए मध्य प्रदेश में कबीरा आउटलेट्स होते हैं। ये याद रखना, कबीरा और मृगनयनी। मृगनयनी उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण के लिए शिल्प चिन्ह लगाया जाता है। अब देखो क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश में जो मृगनयनी है वो एक स्पेशल प्रकार की साड़ी बेचते हैं। यहाँ की साड़ियां थोड़ी महंगी होती है, तो बहुत सारा इनमें मिलावट होने लगा, दूसरे लोग भी मैग्नेनी के नाम पे साड़ियां बेचते हैं। तो उसकी पहचान कैसे हो? तो हमने एक चिन्ह बना दिया, जैसे हॉलमार्क होता है ना, सोने की पहचान के लिए हॉलमार्क होता है, तो मृगनयनी उत्पादों के लिए शिल्प चिन्ह बनाया है। भारत सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल, जो भारत सरकार का है, उससे प्रेरित होकर हमने एक तो उन्नति पोर्टल बना दिया और एक रोजगार बाजार पोर्टल। ये 2 पोर्टल मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। उन्नति पोर्टल का संबंध है रोजगार से और बाजार पोर्टल का संबंध है रोजगार बाजार का पोर्टल रोजगार देने से। अब देखो हमने एक पॉइंट करके खूब सारी बातें पढ़ ली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी ऊट पटांग प्रश्न पूछने के लिए भी फेमस है, तो कहीं छोटे छोटे ऐसे प्रश्न ना पूछ लिए जाए जो हमसे ना बने, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ाया है। उम्मीद है आप सब लोग इसे याद कर लेंगे। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इन वीडियो को पढ़ करके कैसा फील कर रहे हैं। अपने भाव की अभिव्यक्ति जरूरी है, यह हमारे मोटिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी से विशेष निवेदन है कि इसे उन बच्चों तक शेयर करना ना भूलें जिनको निःशुल्क शिक्षा, जिनके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, वो अभी पैसे दे करके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।